कलेक्ट्रेट में द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, ठाकुर राज सिंह गुट का परचम लहराया। आपको बता दें, द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में मतगणना के बाद अध्यक्ष पद पर चुनाव अधिकारियों ने ठाकुर राज सिंह गुट के अशोक शर्मा को विजयी घोषित किया। इसी गुट के अनिल ठाकुर महासचिव पद पर विजय घोषित किए गए हैं, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता एकता मंच के आशीष कुमार ने विजय हासिल की। कलेक्ट्रेट बार संघ में मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने मतदान कर दिया था। कुल 98% मतदान हुआ। 273 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी अनूप सिंह, अंतर सिंह व हरनाथ सिंह ने चुनाव परिणाम घोषित करते हुए अध्यक्ष पद पर अशोक शर्मा विजय घोषित किए। उन्होंने 144 मत प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी गोकर्ण दत्त शर्मा को 127 मत प्राप्त हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद संजय कुमार विजयी हुए, उन्हें 148 मत मिले। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुधीर कुमार को 137 मतों के साथ विजय घोषित किया गया। महासचिव पद पर अनिल कुमार को 141 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हरपाल सिंह को 130 मत प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद पर आशीष कुमार ने 154 मत प्राप्त कर अनुज पवार को 39 मतों के अंतर से हराया। सहसचिव पद पर जयपाल सिंह, नाहिद खानम व विकास पुंडीर विजय घोषित किए गए, जबकि सीनियर गवर्निंग काउंसिलिंग पद के लिए सुबोध कुमार चौधरी, देशराज, सखावत अली, पवन सिंह, राकेश कुमार, शिवराज सिंह विजय घोषित किए गए। इसी प्रकार जूनियर गवर्निंग काउंसिल के पद पर भी सौरभ सैनी, सुमित अरोड़ा, पंकज सैनी, सुलेख चंद, राहुल कुमार, रजनी नोटियाल विजय घोषित हुए। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत स्थित मॉल में युवक की लिफ्ट से गिरकर हुई मौत को लेकर की जा रही कार्यवाही के संबंध में एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत स्थित मॉल में एक युवक की लिफ्ट से गिरकर मृत्यु हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर शव का पोस्टमार्टम व नियमानुसार अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी। थाना सदर बाजार में एक मॉल स्थित है, जहां पर कि कल एक युवक की लिफ्ट में गिर के मृत्यु हो गई है। इस पर युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और युवक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो लिफ्ट थी वो काम नहीं कर रही थी और उसमें कुछ टेक्निकल गलती के चलते वो युवक जो है दरवाजे से लिफ्ट में प्रवेश किया और उसके अंदर गिर गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। इस पर तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन कर आगे कार्यवाही की जा रही है। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा करने की कड़ी मांग दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा करने की मांग करी। कांग्रेसियों का कहना था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, अर्थात राष्ट्रपति हमारे संसदीय लोकतंत्र का कस्टोडियन है। इसीलिए नए संसद भवन का उद्घाटन संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस का। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम जी के निर्देश पर जिस तरीके से नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, हम उसके विपक्ष में आए हैं। हम उसके पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति जी एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि सुप्रीम सिटीजन भी है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, उनके द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन ना करा करके प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने आप की पावर को दिखाना चाहते हैं, अपना ऐड कराना चाहते हैं। तो हम उसकी वजह से जो है आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब के पास, कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी हर तरीके से तानाशाही रवैये को अपनाने का काम कर रही है, हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि आप इसका उद्घाटन अपने हाथों से अपने कर कमलों द्वारा करने का काम करें।
पुलिस लाइन परिसर में पति पत्नी के विवाद को सुलझाने को लेकर आए दो पक्षों में हुई मारपीट, वीडियो वायरल। आपको बता दें, पुलिस लाइन परिसर में पति पत्नी के विवाद को सुलझाने को लेकर आए दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर लात घूंसे चले। झगड़े के दौरान महिलाओं में भी जमकर हाथापाई हुई, तो वहीं इसी हाथापाई में दो महिलाएं भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एक महिला ने दूसरे पक्ष पर हाथ तोड़ने का भी आरोप लगाया है। पूरा मामला पुलिस लाइन एसएसपी ऑफिस के पास का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आयोजित दी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने बताया कि गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज रघुवंशी सम्राट थे, जो गुज्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे, जिन्होंने 53 वर्षों तक अखंड भारत पर शासन किया। और कुछ लोग जबरदस्ती करके गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के इतिहास को कब्जाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। आचार्य जी, आज किस विषय में प्रेस वार्ता? आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए थी कि यहाँ 11 से लेकर के 15 तारीख तक एक गुर्जर गौरव यात्रा का जो कार्यक्रम रखा हुआ था निकालने का, उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की और उस आपत्ति के बाद उस कार्यक्रम को रोक दिया गया। आगे प्रशासन से अनुमति मांगी, तब तो यह था कि भाई स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव भी समाप्त हो गए। आगे अनुमति मांगी तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो हमारा ये कहना है कि मिहिर भोज जो है वो गुर्जर सम्राट है, पूरे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ ये इतिहास में इस्टेब्लिश है। इसलिए उसकी पहचान को, उस वंश की पहचान को आप अगर छीनना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं तो ये उन महापुरुषों के साथ अन्याय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाना प्रशासन को शोभा नहीं देता। अगर कोई विघ्न डालता है तो विघ्नकारी ताकतों को रोकना चाहिए, उपद्रवियों को रोकना चाहिए, ना कि यात्रा को रोकना चाहिए। तो आचार्य जी, राजपूत समाज के दबाव में आकर क्या प्रशासन यात्रा नहीं निकलने दे रहा है? नहीं, राजपूत समाज की बात नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं कि राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, थोड़े से चंद, जो शरारती बयान दे रही हैं। राजपूतों का और गुर्जरों का सौहार्द बहुत अच्छा रहा है और आज भी सारे लोग बहुत अच्छे प्रेम भाव से हजारों सालों से, पर कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं बीच में। कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि राजपूत और गुर्जर दोनों एक जैसे ही लोग हैं, दोनों बड़े गौरव और गरिमायुक्त स्वभाव के लोग हैं, पर मैं शरारती लोगों की बात कर रहा हूं। तो यात्रा की परमिशन तो नहीं मिली आचार्य जी, लेकिन क्या यात्रा निकलेगी? प्रशासन ने तो अनुमति नहीं, प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए, चूंकि प्रशासन को उनकी, अगर प्रशासन यात्रा पर रोक लगाता है तो उन्हीं शरारती तत्वों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने तो घोषणा की कि यात्रा निकलने नहीं देंगे, प्रशासन ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात पर मोहर लगा देते हैं, प्रशासन ने रोक दी। तो आप ऐसे लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनके पहरेदार बनकर के खड़े हो। तो इसलिए यह बात प्रशासन की न्याय संगत नहीं है। प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए और यह यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। अगर आपको परमिशन नहीं दी जाती तो आप क्या करें? यात्रा पर परमिशन देनी चाहिए और यात्रा लोगों को निकालनी चाहिए, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। प्रशासन का काम है सुरक्षा करना, वो अपनी सुरक्षा करे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसानों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, समस्याओं से कराया अवगत। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसानों ने नए जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें उनके मुख्यतः समस्या अनाज मंडी की मांग थी, जो कि उन्होंने मांग करी कि बेहट तहसील में अनाज मंडी स्थापित की जाए, तथा अन्य समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया तथा संबंधित जानकारी दी।
ये आपका परिचय आज किस संबंध में जिलाधिकारी? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला अध्यक्ष ठाट सिंह राणा, सहारनपुर। जिलाधिकारी से आज हमारी शिष्टाचार भेंट हुई। नए जिलाधिकारी आए दीपक चंद्रा जी, और हमारी मांग है कि भेंट क्षेत्र में अनाज मंडी नहीं है, अनाज मंडी स्थापित की जाए। भेंट क्षेत्र में हमारी बहुत दिनों से मांग चलती है रही। हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया मंडी के लिए, अनाज मंडी के लिए। और भी समस्याएं हैं, जैसे खारा कैनाल पावर हाउस से नहर है रही, और उससे किसानों के खेतों में पानी जाता है। जब पानी देने का समय होता है, फसल का समय होता है, उस समय वो नहर बंद कर दी जाती है। तो उसको चलवाने के लिए भी हमने डीएम साहब से बात करी और ज्ञापन में भी उनको लिख कर दिया। और दूसरा नंबर हमारा जो देवबंद तहसील है, देवबंद तहसील में उसके बारे में अमित भाई बताओ क्या है। देवबंद तहसील की जो समस्या है हमारे भाई साहब की, उनके बारे में भी मैंने ज्ञापन दिया, ये मांगी थी। मेरा नाम अमित खारी है और किसान यूनियन लोक शक्ति में जिला महासचिव हूँ। हमने आज चंद्रा जी जो डीएम साहब आए हैं नए, आज हमने मुलाकात की, शिष्टाचार मुलाकात हुई हमारी। और हमारी एक मांग है, डीएम साहब से बात करी हमने, उनसे ज्ञापन भी दिया उसके बारे में कि जो किसान जो क्रेडिट कार्ड ले लेता है और उस पर नकल पर जो चढ़ जाता है, वो आदेश जो चढ़ा हुआ है, वो आदेश जिसने वो दे दिया, पैसा दे दिया, तो वो अब तक आगे तो चढ़ जाके इन्होंने जो है दे दिया, लेकिन वो कटने का नाम नहीं ले रहा। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसने कहा कि किसान बहुत परेशान है, नकल से ये पूरा हट जाना चाहा। जब किसान ने पैसा दे दिया तो फिर उसका क्या मतलब, वो साफ़ हो जाना चाहा, बिल्कुल नकल क्लियर हो जानी चाहा। और हमारी बिजली की जो समस्या है, बार बार जो कट लग रहे हैं, ये कट ना लगे। और जो किसानों की समस्या है बिजली के बारे में, तो जेई और एसडीओ एक्शन वगैरह जो जाकर के जो है तार काटने का काम करते हैं, किसान का जो केबल काटने का काम करते हैं, एक इससे निजात दिलाई जाए। क्योंकि आज जो टाइम है, आज का बहुत फसल के लिए बहुत अच्छा टाइम, पानी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है ज़्यादा। तो इसीलिए हम डीएम साहब को हमने ये मांगे दी और शिष्टाचार भेंट की, और डीएम साहब ने हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी और हमें आश्वासन दिया कि आपके काम अभी हम कराने का काम करेंगे। बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों की समस्याओं को भी बैठक में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक एवं संचालन फहीम अहमद ने किया तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद सारणु में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमारे संगठन की मीटिंग हुई है। बीएसएस साहब से हमारी मीटिंग हुई है और बीएसएस साहब से जो यूडास कोड और डाटा फीडिंग की बात है, हमारा कहना है कि हम सरकार का सहयोग जब करेंगे, सरकार जब हमारा सहयोग करेगी, विभाग हमारा जो है सहयोग करेगा। विभाग एक तरफ तो बगैर टीसी के कहता है कि बगैर टीसी पे आप ऐसे कर लीजिए, एक तरफ कक्षा 5 की मान्यता के लिए रिन्यूअल की बात करते हैं। हमारा विरोध यह है कि उसका रिन्यूअल होना नहीं चाहिए। कोई जियो है नहीं है, 1 साल के लिए देता है उसको, फिर आपका भ्रष्टाचार बढ़ता करता है। और कक्षा 7 तक का जब है तो इसलिए कक्षा 7 तक मान्य स्कूल चलाया जा सकता है आपकी शिक्षा संहिता के अनुसार, सरकार की नीति के अनुसार। तो उसके बाद फिर क्यों दबाव बनाया जाता है, क्यों आपका ये है, हम आपका डाटा फीडिंग करने में हम सहयोग करेंगे सरकार का, लेकिन तब सहयोग करेंगे हम डाटा फीडिंग के लिए हम अपना डाटा देंगे। हमें सरकार कोई वित्तीय लाभ नहीं देती, इसलिए हम सरकार का सहयोग कैसे करें। सरकार को डाटा, हमारा डाटा ले लो, अपना फीडिंग करा दो, या हमें सरकार जो है बच्चों को फीडिंग के लिए आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर दे दी जाए, या आप हमें आपका जो सिस्टम दे, आपका लैब दे जाए। जब सरकार हमारा सहयोग नहीं करती, हम सरकार की काम कम क्यों करेंगे। सरकार और रहा एक 20 तारीख को नोटिस दिया जा रहा है, 20 आपका जो मई को, और आपका जो और 20 आपका जो 20 ही को आपका नोटिस देगा, 20 ही तारीख में आपका जो आपका सरकार डाटा फीडिंग करने की बात है। तो जब बच्चों की छुट्टी हो गई, कैसे उनका आपका डाटा फीडिंग किया जाता है, कैसे उनकी सूचनाएं मंगाई जा सकती है।
अभी 1 महीने का समय ये है आपका। हम जुलाई में तब सहयोग करेंगे सरकार का जब सरकार जो है हमारी मदद करेगी। इन सब बिंदुओं का हमारा जो हुआ और BSN ने इस बात का संज्ञान लिया गया। BSN को हमने बता दिया गया था और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निशान करने के लिए आश्वासन दिया गया है। लेकिन शासन स्तर की जो है शासन से हम लोगों ने जो है 177 करोड़ रुपये मंगाया गया था, जबकि 40 करोड़ का सरकार ने हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन करने के बावजूद आपका जो है 25% का पैसा दिया गया है। अभी 2 साल का बकाया है, उसके लिए फिर हम आंदोलन जारी करेंगे, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। 2 साल का और बकाया है 450 करोड़ में से 177 करोड़ रुपया, जबकि 40 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये सरकार की गलत नीति है, जिसमें कैसे सहयोग कर ले, कैसे इसकी मदद करें। धन्यवाद। घंटाघर निकट होटल के बाहर कुछ लोगों द्वारा होटल में लड़की लड़के मिलने को लेकर काटा गया हंगामा, की गई तोड़फोड़। आपको बता दें, घंटाघर निकट होटल में लड़की लड़के मिलने को लेकर कुछ लोगों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई और मारपीट की गई, जिसके बाद मौके पर सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए लड़के और लड़की को हिरासत में लिया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। तो वहीं संबंधित मामले में SP सिटी का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। स्थित एक होटल पर छापेमारी की गई है कोतवाली नगर पुलिस द्वारा। क्या पूरा मामला था ये? क्या कुछ वहाँ से कुछ संदिग्ध बता रहे हैं, कुछ वस्तुएं मिली हैं और कुछ जोड़े भी पकड़े गए? नहीं, कोतवाली सिटी द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने बोला गया था कि होटल के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई है और वहाँ पे कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। तो इस सूचना पे वहाँ पे पुलिस पहुँचती है तो उनके द्वारा पता चल जाता है कि वहाँ पे 2 पुरुष और 2 महिलाएं, ये इनको लेकर कि ये लोग बालिग हैं, नाबालिग हैं और आसपास के लोगों ने वहाँ पे जमावड़ा लगाया था। तो पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँचती है, कोतवाल वहाँ पे खुद पहुँचते हैं महिला कांस्टेबल लेकर, और वो जो जोड़े हैं उनको ले जाकर वो अभी थाने ले आए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। अभी वो क्या एज है उनके प्रमाण पत्र उनके लिए मंगाए जा रहे हैं और उनके परिजनों को बुलाया जा रहा है। जो भी परिजनों से तहरीर मिलती है, जो भी प्रमाण पत्र में उनकी उम्र आती है, उसके अकॉर्डिंगली इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि होटल जो है अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। क्या इसके लिए कोई अभियान सहारनपुर पुलिस चला रही है? कुछ लाइसेंस नहीं है कि कुछ होटलों के पास कुछ इस तरीके से कार्य करते हैं? जैसे ही सूचना मिलती है कि अगर लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तुरंत DM साहब को इसमें एक रिपोर्ट भेजी जाती है, प्रेषित की जाती है। और जैसे कि आपने अभी सुझाया कि इसमें एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, तो इसमें एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी। और ऐसे होटल जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो सराय एक्ट बना गया है उसका नियमों शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। सर, जिन लोगों ने बेवजह में हंगामा किया है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, जो इसमें पीड़ित पक्ष हैं अगर वो तहरीर देते हैं अपनी, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। पुलिस लाइन स्थित पुलिस चिकित्सालय को JDA फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई एक एम्बुलेंस SSP द्वारा किया गया उद्घाटन। आपको बता दें, JDA फाउंडेशन द्वारा पुलिस लाइन स्थित पुलिस चिकित्सालय को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई, जिसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। पुलिस लाइन में निवास करने वाले पुलिसकर्मी, उनके परिजन एवं बुजुर्ग और अस्पताल में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए यह एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिसको लेकर संबंधित SSP ने जानकारी दी। सर, JDA फाउंडेशन ने एम्बुलेंस यहाँ पर सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन को दी है। क्या किस तरीके से ये चलाया जाएगा और क्या जनपद सहारनपुर में JDA फाउंडेशन के द्वारा पुलिस लाइन के अस्पताल को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। ये रोगी वाहन हमारे पुलिस लाइन के जो सभी पुलिसकर्मी हैं, जो बैरक में निवास करते हैं, घरेगा लाइन में निवास करते हैं, जो हमारे अस्पताल में आने वाले रोगी हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल में लिया जाएगा, जिससे कि आकस्मिक परिस्थितियों में उनके प्राणों की रक्षा के लिए 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। और इसके लिए मैं JDA फाउंडेशन के जुनैद जी को और आमिर जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए ये व्यवस्था का प्रस्ताव हमारे सामने रखा, जिसको कि हमने सहर्ष स्वीकार किया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे कई पुलिसकर्मियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। जिस तरीके से इमरजेंसी के तौर पर पुलिसकर्मी जो है वो हर वक्त समाज के लिए जरूरतमंद बनकर एक आईना बनकर खड़े होते हैं, उसी तरीके से एम्बुलेंस भी सहारनपुर पुलिस लाइन में खड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा होने वाला है। ये सहारनपुर पुलिस लाइन का पुलिस अस्पताल जो है काफी अच्छी स्थिति में चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन 30 की OPD है और यहाँ पर एक कमी काफी समय से थी, जो कि एम्बुलेंस की थी। और जो पुलिसकर्मी जो दूसरों की प्राणों की रक्षा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, उनके प्राणों की रक्षा के लिए JDA फाउंडेशन द्वारा ये एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है,
इसका मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इनको। और मैं पुलिस कर्मियों से भी अपेक्षा करता हूं कि इस एम्बुलेंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि वो अपने और अपने प्यारों की प्राण की रक्षा कर सकें। जी जुनेद जी, जो जेडीए फाउंडेशन है इसने एक एम्बुलेंस जो है वो सहारनपुर पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों को समर्पित की है, डोनेट की है। किस तरीके से आपको भावना मिली कि आप इस तरह का काम करें और कब से फाउंडेशन आप चला रहे हैं? देखिए, फाउंडेशन तो हम काफी वक्त से चला रहे हैं और इससे पहले जेडी फाउंडेशन के हम लोगों के अभी इनिशिएटिव्स रहे हैं बच्चों के लिए जो एजुकेशन से अभी दूर हैं, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो अब तक हम एजुकेशन पे काम कर रहे थे और हम लोगों ने हेल्थ को चुना और उन लोगों के लिए चुना जो हमारे लिए दिन रात सड़कों पे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जब उनको किसी तरह का हेल्थ का इशू होता है तो हमने महसूस किया कि हमारे जिला जो सहारनपुर पुलिस लाइन में जो हॉस्पिटल है यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा से भी ये लोग वंचित हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनिशिएटिव हमने लिया कि इनकी जिम्मेदारियों में किस तरह की कोई कमी ना आ पाए, इनकी मेहनत में किसी तरह कोई रुकावट ना आए। तो इसलिए हम एक छोटा सा कोशिश रखी कि एक एम्बुलेंस देके इनको एक सहारा दे सकें। अच्छा, ये जो जेडीए है इसके फुल फॉर्म क्या है, क्या किस? जेडीए फाउंडेशन जो है ये हम परिवार में भाई हैं 3, जुनैद है मेरा नाम है और बड़े वाले ब्रदर हैं दाऊद उनका नाम है और एक छोटे वाले भाई हमारे आमिर सिद्दीकी। तो जेडीए इसको एलोब्रेट करता है, जेडीए फाउंडेशन। आने वाले समय के लिए क्या तैयारी की है, किस तरीके से, और अन्य विभागों के लिए भी, क्योंकि आप बता रहे थे क्या काम करेंगे? बिल्कुल। दरअसल हम लोग व्यापारी होते हुए, बिजनेस करते हुए इन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना नहीं, मानवता के लिए आप अपने आप को किस हद तक ले जा सकते हैं, ये हमारी पहली कोशिश होती है। और हमारे बिजनेस के फायदे में से हम हमेशा मानवता के लिए जरूर डिजर्व करते हैं, उसको हम लोग एक ऑर्डर में रखते हैं कि कभी किसी को किसी वजह से कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई आपदा हो, वहां हमारी जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके अपना सहयोग कर सकें। सहारनपुर पुलिस लाइन के अलावा कहाँ आपने? अभी हम लोग जिला अस्पताल सहारनपुर का वहां पर भी एक एम्बुलेंस बहुत जल्दी हमारी तरफ से जेडी फाउंडेशन की तरफ से अवेलेबल कराएंगे। और इसके अलावा जहां जहां जरूरत होगी हमारी कोशिश रहेगी हम हर उस जगह तक पहुंच सके जहां जहां जरूरतें हैं वो हम लोग पूरी कर सकें। खाली सहारनपुर में है, इसके अलावा और भी जिलों में? दरअसल हम लोग तो जेडी फाउंडेशन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। हम हमारी फाउंडेशन की जितनी अभी अप्रोच है, जहां तक हम लोग रीच कर सकते हैं, हर जगह जाने की कोशिश में। और दिल्ली में हम लोग काफी काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग सहारनपुर में जो काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हुए जहां जहां जरूरत रहेगी अपना काम करेंगे। जेवी जैन रोड निकट कार्यालय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। दी जानकारी आपको बता दे, जेवी जैन रोड निकट कार्यालय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कहा कि राजपूत समाज के नेताओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। मैं ठाकुर नीरज सिंह चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष, अपना गृह जनपद होने के नाते यहाँ से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इससे पहले बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद में मैं मीटिंग करके आया हूँ। एक राष्ट्रीय प्रदेश मुद्दा हमारा चला हुआ है, जो कुश्ती पहलवान संघ चेयरमैनी के लिए हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं, 6 बार से सांसद, उनके ऊपर एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया है कुछ खिलाड़ियों द्वारा। वो खिलाड़ी एक ही समुदाय से हैं, एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं। उन लोगों का सीधा आरोप है कि 12 साल पहले हमारे गुरु और हमारे चेयरमैन द्वारा हमको शोषित किया गया है, हमसे छेड़छाड़ की गई है। कभी छेड़छाड़ कहते हैं और कभी कहते हैं बलात्कार। और ये सब घटनाएं इंडिया में ना दिखा के कहीं तुर्की में दिखा रहे हैं, कभी देश से बाहर दिखाई जा रही है। उस समय की घटना दिखा रहे हैं जिस समय जो चेयरमैन थे, पहलवान जी थे या हमारे सांसद जी थे, वो यहाँ थे हमारे समाज के, और खिलाड़ी विदेश में थे। 12 साल की घटना, गोल्ड मेडल लेने के बाद इनको याद आया कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है। 12 साल पहले इनको याद नहीं आया था कि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है। इस उपलक्ष्य में राजपूत समाज का जो शोषण ना हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी राजपूत समाज को छोटा ना समझे। 4-5 तारीख को अयोध्या के अंदर भारी संख्या में राजपूत समाज इकट्ठा हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से, और वो जवाब देगा कि राजपूत समाज जो है वो दबा कुचला समाज नहीं है।
उसके वोट बैंक का इस्तेमाल कोई भी पार्टी दलित वोट की तरह नहीं कर सकती। 5 जून को महारैली का आयोजन रामलीला मैदान से होगा, अयोध्या से, जिसमें भारी संख्या में राजपूत इकट्ठा होगा और अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए हिंदुस्तान को 5 जून को पता लग जाएगा कि राजपूत जब चाहेगा जहां चाहेगा संगठित हो सकता है। जय हिंद, जय समाजवाद।